दूरदर्शन केंद्र हिसार के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर आनंद शर्मा। आज हम यहां एक विश्वव्यापी समस्या को लेकर एकत्र हुए हैं। मेरे साथ हैं आयुष विभाग से बहुत ही काबिल डॉक्टर वर्मा और गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से डॉक्टर मिहिर रंजन पात्रा। नमस्कार। और जीवीएम गर्ल्स कॉलेज सोनीपत से प्राध्यापिका भूमिका। नमस्कार साथियों, हमारी समस्या एक ऐसी समस्या है जो आज पूरे संसार में विकराल रूप धारण कर चुकी है और एक ऐसी समस्या जिस के अंतर्गत आज हर आम और खास आदमी आ चुका है। सब बहुत त्रस्त हैं, सब बहुत दुखी हैं। कारण यही है कि बहुत तेजी से इस समस्या ने विस्तार लिया है और एक के बाद एक 173 देशों में, संसार के 173 देशों में ये फैल चुकी है बीमारी। 2 लाख से अधिक लोग पीड़ित हैं। अब ऐसी आपदा में कैसे ना संवेदनशील हुआ जाए, और इसी संवेदनशीलता का प्रमाण देखने को मिला जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश को संबोधित किया। उन्होंने जो बात कही वो बहुत ही गंभीर और सोचनीय बात है कि 2 चीज़ें हमें अपने नागरिकों के द्वारा अपेक्षित हैं। उन्होंने अपेक्षा की है अपने नागरिकों से संकल्प और संयम, यानी हमें संयम रखना पड़ेगा और संकल्प करना पड़ेगा इस महामारी से निजात पाने के लिए। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर वर्मा से निवेदन करता हूं कि आप बताएं डॉक्टर साहब, ये कोरोना जैसी जो महामारी है इसका इतना विकराल रूप आज हम देख रहे हैं, उसके संदर्भ में आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। कोरोना वायरस से जो बीमारी फैलती है उससे शरीर के अंदर पहले बुखार, खांसी और सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। और ये दिसंबर 2019 में पहला केस आया था, इसीलिए इससे जो डिजीज़ बनती है उसको कोविड-19 का नाम दिया गया है जी। इसका पहला केस चाइना में मिला था और लगभग 7 जनवरी को ऐसा पता चला कि भाई ये एक वायरस से बनी हुई है, डिजीज़ है, और इसका इलाज करने का प्रयास किया गया। लेकिन वो एकदम बहुत फास्ट तरीके से फैली चाइना में और बहुत सारे लोगों को लपेटे में ले लिया। इसका कोई इलाज ना उस समय था और ना कोई अभी तक हम ढूंढ पाए हैं। अभी तक कोई भी ऐसा इलाज विश्व में उपलब्ध नहीं है जिसको कह सकें कि इससे कोरोना से पीड़ित व्यक्ति इससे ठीक हो जाएगा। इसलिए तब से लेके और अब तक पूरी दुनिया में पूरे देश इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि इसको बचा कैसे जाए इससे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जब इससे बचेगी तभी फ़ायदा हो पाएगा। यदि किसी को अटैक आ गया तो दिक्कत हो सकती है। इसमें विशेष तौर पे जब देखा जाता है कि ट्रांसफ़र होती है डिजीज़, ये टच से होती है और वो एयर से नहीं होती, हवा से नहीं होती है। हवा से तब होती है जब आप बिल्कुल नज़दीक खड़े हों। इसलिए कुछ एक चीज़ें हैं जिनके बारे में विशेष रूप से सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम उसको टच से बचें, दूसरे व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को या किसी अभी सरफेस को टच करने से बचें जिसमें इन्फेक्टेड सोर्स हो सकता है। दूसरी बात है कि हम इसमें टच के अतिरिक्त डिस्टेंस बना के रखें, ताकि किसी को कोरोना पीड़ित वायरस है तो स्प्रे करके खांसता है, छींकता है तो उससे आ सकता है। इसलिए सबसे अच्छा एक तरीका है कि हम टच से बचें और दूसरा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ डिस्टेंस बना के रखे। ये सबसे बढ़िया पहला फार्मूला है इसका। और बचाव में ही बचाव है ऐसा मान के अपने को चलना चाहिए। यदि बचाव नहीं करेंगे तो व्याधि जो है, डिजीज जो है, पूरे जब सब जगह स्प्रेड हो सकती है। स्प्रेड एक्शन इसका बहुत फास्ट है, सब जगह फैलेगा तो नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा। इसके विषय में कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा विस्तार से, बहुत संक्षेप में, अच्छे से सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन फिर भी हम हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है उन सब चीज़ों को, जैसा आपने बताया, संयम और संकल्प के साथ पूरा अपना ध्यान रखें और इनको फॉलो करें। जी डॉक्टर साहब, आप शिक्षण संस्थान से हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी लपेटे में ले लेती है।
और शिक्षण संस्थान में क्योंकि छात्रों का समूह होता है, टीचर्स का समूह होता है, नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ का समूह होता है, तो वहाँ हम किस तरह से इस बीमारी से अपने आप को बचाए रख सकते हैं उन शिक्षण और सामाजिक संस्थाओं में? देखिए, इस संदर्भ में तो सरकार ने निर्णय ले लिया है। ज़्यादातर जो विश्वविद्यालय है वो फ़िलहाल बंद है और स्कूल्स भी बंद है। आगे जाकर उसमें क्लासेस नहीं लग रही है, विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं, और बहुत से विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में वैसे बाकी कामकाज भी फिलहाल बंद है। 24 तारीख तक बंद है, आगे शायद 31 तारीख तक वहाँ भी बंद कर दिया जाएगा। और ये सभी कदम सरकारी तौर पर इसलिए लिए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो और ये संक्रमण ना फैले। जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये टच से, कंटैक्ट से ही होता है, चाहे वो संक्रमित व्यक्ति हो या संक्रमित कोई वस्तु हो, उससे दोनों से तो इसलिए यहाँ जरूरी है कि हम लोग जो बात प्रधानमंत्री जी कल कर रहे थे कि वो संकल्प और संयम की बात कर रहे थे, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हुए मैं ये बोलूँगा कि हमें सजग रहने की ज़रूरत है और हमें ये मान के चलने की ज़रूरत है। बुरा लगता है ये बोलते हुए, नहीं, हम सब आज के दिन हम सबको बीमारी लग सकती है, ये बीमारी लग सकती है, ये मान के चलेंगे तभी जाके हम सजग होंगे, सतर्क होंगे, तभी हम बचाव कर पाएंगे। स्थिति चिंताजनक है लेकिन अभी भी सामान्य है और उसी हिसाब से हमें केवल मात्र बचाव करने की ज़रूरत है। और वो बचाव का ये है कि हम जितना ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करें। और यहाँ डिस्टेंस के संदर्भ में एक और बात करूँगा, थोड़ा सा मजाकिया संदर्भ लगेगा, लेकिन अब तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, लेकिन मैं एक और सुझाव देना चाहूँगा अपने दर्शक साथियों से कि आप सोशल मीडिया से भी अपना डिस्टेंस बनाए रखें, अपनी दूरी बनाए रखें। बहुत से अफवाहें फैल रहे, अफवाहों का मार्केट तो इतना गर्म है कि मत पूछिए। केवल मात्र जो क्रेडिबल सोर्सेस है, जैसे कल प्रधानमंत्री का उनका अभिभाषण था और हर राज्य में, हर जिला में जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं, कलेक्टर्स हैं या बाकी इस प्रकार के आधिकारिक वो समय समय पर दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और अखबार वगैरह में आके सूचनाएं, आधिकारिक सूचनाएं दे रहे। केवल मात्र उन आधिकारिक स्रोतों पर और उन आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। बाकी व्हाट्सएप या बाकी उस प्रकार के जो सोशल माध्यम जो है, सोशल मीडिया है, उन पे आए चीज़ों पर एक बार इस्तेमाल ना करें। और नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया आप उनको आगे बढ़ाकर, फॉरवर्ड कर और पब्लिक पैनिक ना फैलाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर साहब, क्योंकि सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ी ताकत बन गई है। ताकत भी है लेकिन हमें उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। इसमें एक बड़ी विशेष बात है कि जो बीमारी से पीड़ित होते हैं लोग, उनमें जो 65 से 75 साल की आयु के हैं, 60 से ऊपर उम्र की आयु हैं, या फिर किसी को ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, वो ज़्यादा पीड़ित होते हैं, उनकी मोर्टलिटी ज़्यादा है। तो इसलिए डरने की ऐसी जरूरत नहीं है। इसकी सामान्य मोर्टलिटी रेट 4% है टोटल, और उसमें से 14%, 20% उन लोगों की है जो उम्र में ज़्यादा हैं या किसी बीमारी से एसोसिएटेड हैं। अभी हमारे भी जो डेथ्स हुई हैं उनमें 2-3 लोग जो हैं उनमें यही प्रॉब्लम थी कि उनको कोई ना कोई एसोसिएटेड डिजीज थी साथ में। तो इसलिए ऐसा 60 साल से उम्र तो ज़्यादा थी। ऐसा ना सोचें कि भी ये आएगा तो मेरे को मारेगा ही, ऐसा नहीं है। ये भी सोचें कि जब 1 लाख लोगों को हुआ है तो उसमें से कितने लोग ठीक हुए हैं, ये सोचना जरूरी है। सभी जगहों पे ठीक हुए हैं, भारत में भी ठीक हुए, जयपुर में भी केसेस आए हैं, तो ठीक होंगे, सब होंगे, लेकिन बीमार पड़े, ठीक हों, उससे अच्छा है कि हम बचा के रखें अपने को। और बचाने का सबसे अच्छा तरीका वही जो बच के रहना, अपने आप को सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर भूमिका, आप प्राध्यापिका हैं, विज्ञान से हैं, ये एक अच्छी बात है। और मैं यहाँ 2 बातें आपसे जानना चाहता हूँ कि विज्ञान के एक प्राध्यापिका होने के नाते और महिलाओं के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी घरों की महिलाओं को, हमारे समाज की महिलाओं को इस विषय में किस तरह से जागरूक होना चाहिए और वो कैसे इस बीमारी से निजात पाने में सहयोग कर सकती हैं। बिल्कुल, देखिए, किसी भी घर और परिवार की धुरी एक महिला के सहारे ही चलती है। कहते हैं जिस घर की महिला साफ सुथरी होती है, स्वच्छ माहौल बनाकर रखती है, उस घर का माहौल, उस घर का प्रत्येक सदस्य अपने आप ही स्वच्छ हो जाता है। क्योंकि आप देखिए कि हमारा जो समाज है वो हमारे अभिनय को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है,
1950 से 1990 के दशकों की अगर आप फिल्मों की बात करें तो उसमें एक जो डायलॉग होता था वो ज़रूर होता था कि अगर कोई भी अभिनेता अपने घर पहुंचा है तो माँ या बीवी ये कहती थी, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। क्या बात। लेकिन आज की अगर आप फिल्में देखें, आप टीवी के सीरियल्स देखें, तो उनमें ये बात नहीं होती और वही आधुनिक हमारी रसोइयाँ हमारे घर होते जा रहे हैं। तो यहाँ से निवेदन है कि अपनी जो पुरानी हमारी शैली थी आप उसको अपनाएं, स्वच्छ हाथों से हाथ धोकर, क्योंकि वो बार बार कहा जा रहा है कि आप बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें। वो सैनिटाइज करने की बजाय अगर आप अपने घर में चूल्हा चौका जो शुरू करती हैं, उस शुरू से लेकर रात्रि तक की जो दिनचर्या है उसमें प्रत्येक समय आप अपने हाथ धोकर भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी निजात पाई जा सकती है। दूसरी बात ये है कि कह रहे हैं कि कॉन्टेक्ट से, यानी कि किसी ना किसी से अगर आप सही आपका संपर्क होता है तभी ये विषाणु या ये वायरस आप अपने साथ अपने घर में लेकर आते हैं। तो देखिए, बाहर आना जाना आवागमन अभी हमारे देश में, प्रदेश में इतना कम नहीं हुआ है। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लोगों से निवेदन किया है कि आवश्यक हो तभी आप बाहर निकलें, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसको लचीले तौर पर ले रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी कह के उन्होंने इस चीज़ को मतलब उस स्तर तक अपनाया नहीं है, वो संकल्प नहीं लिया है। तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप घर में अगर आप चप्पल जूते जो भी पहनते हैं, आप बाहर पहन कर गए हैं तो उसके ज़रिए भी आप एक वायरस, ज़रूरी नहीं कि आप हाथ से ही लेकर आ रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के संपर्क से लेकर आ सकते हैं। तो अपने घर में जब भी आप प्रवेश करें केवल हाथ ना धोएं, अपने पैर भी धोएं, अपने जो भी आपने चप्पल या जूते पहने वो धोएं। पहले के समय में अगर आप याद करें तो स्त्रियां और पुरुष दोनों ही खड़ाम घर में पहनते थे, बाहर जाने के लिए चप्पल जूते का इस्तेमाल होता था। तो वो हमारी जो शैलियाँ थी वो वैज्ञानिक थी, उनको हमने फैशन के दौर में छोड़ दिया, तो महिलाएं ही अपने घर में फिर से वो शैली लेकर आ सकती हैं। इसी में एक चीज़ में और एग्जाम्पल देना चाहूँगा जी, कि हमारे समाज में हम क्या करते थे कि जब अंतिम संस्कार के बाद घर आते थे जी, तो पहले क्या कहते हैं, गेट से बाहर रहना भाई, हाँ, पहले यहीं पे हाथ मुंह धोना और उसके बाद कपड़े बाहर उतार देना और सीधे नहा के फिर जाना। तो स्वच्छता का प्रतीक कितना मतलब हमारे यहाँ प्रभावी तरीके से काम करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ा वो एग्जाम्पल आज के परिप्रेक्ष्य में इसमें बीमारी से बचने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जाए ना बिल्कुल भी, मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि कोई बहुत ही अति आवश्यक कार्य है तो जाएं, और वो भी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार फॉलो करते हुए। और यदि फिर भी किसी को जाना पड़ता है तो वो उसी तरीके से जाए जैसे कि अंतिम संस्कार की परिक्रमा में हम करते थे। आए, घर से पैर बाहर ही अपना हाथ पैर मुंह धोआ और कपड़े बाहर उतार दिए और तुरंत उनको धोने के लिए डाल दिया और खुद नहा के बाद में घर में घुसे। उससे क्या है कि हमारे जो वायरस फैलने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो मैं ये काफ़ी एक मैडम ने बात छेड़ी थी बिल्कुल। और स्वच्छता अभियान हमारे पूरे देश में चल रहा था और चल रहा है। तो स्वच्छता अभियान के जरिए ही ऐसा हो पाया है कि हमारा देश डटकर सामना कर रहा है। देखिए, दो पंक्तियां कहना चाहूँगी। विकल वेदना आहत मन में तनकी हों लाखों पीड़ाएं, और निराशा के झूले में झूलती मानव की आशाएं, घोर कंटकित पथ की चुभने जब साहस का मुख बितराएं। जब मनुष्य साहसी होता है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी बौनी हो जाती है। तो वही संयम और संकल्प और सावधानी। सावधानी क्या कि स्वच्छता आपको अपने आसपास रखनी है तो आप इस वायरस से दूर रह सकते हैं। तो ऐसे वायरस से मित्रता क्यों करनी है जब हमारे पास इतना बढ़िया हथियार है कि जो वो क्या है, स्वच्छता। स्वच्छता सिर्फ ये कि अपने शरीर के लिए। और मैं सभी से निवेदन करूंगी कि आप अपना शरीर, अपने घर के प्रत्येक सदस्य को साफ सुथरा रखने में मदद करें। अपने आसपास का जो भी माहौल है वो स्वच्छ होना चाहिए। और बहुत सारे हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान हैं या आप अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ें तो उसमें लिखा भी हुआ है, जो अपने शरीर का नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता। तो आप हर किसी की फिक्र करना छोड़ें, केवल और केवल अपने शरीर की फिक्र करेंगे तो निश्चित रूप से आप कोरोना से निजात पा सकते हैं। और एक इंसान होगा तो फिर 100 भी होंगे, लाख भी होंगे, और हमारे 125 करोड़ भारतवासी भी बच जाएंगे। यही बात मैम जो बता रहे हैं अभी, इसी में अभी पहली स्टेज थी जब इंटरनेशनल स्प्रेड होना था जी, सेकंड स्टेज थी डोमेस्टिक स्प्रेड की, थर्ड स्टेज है कम्युनिटी स्प्रेड की जी। तो अभी हमारा इन्फेक्शन कम्युनिटी लेवल पे नहीं फैला है। पूरे विश्व में जब एग्जाम्पल ऐसा देखा गया है कि सेकंड स्टेज तक तो ठीक रहता है और जब कम्युनिटी लेवल पे जाता है तो बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेता है। जी सर। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निवेदन किया है वो इसीलिए किया है कि ये बीमारी डोमेस्टिक लेवल तक जो छोटी मोटी आई है अभी तक वहीं ख़त्म हो जाए, आगे कम्युनिटी लेवल पे ना पहुँचे। यदि कम्युनिटी लेवल पे पहुँचेगी तो ये हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। ठीक बात। इसीलिए इन सावधानियों को बरतना बहुत ज़रूरी है
कोई भी गलत और इस संदर्भ में बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चों को घर पे रखना। एक जिस प्रकार का माहौल है, बच्चे आमतौर पर घर पे रह के राज़ी नहीं है, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, और ये इस समय ना केवल हमें उनको घर पे रखना है, लेकिन एक नियमित रूप से एक तो सही आहार हो उनका, और थोड़ा बहुत उनका व्यायाम हो, कोई एक्सरसाइजेस इस प्रकार के हो, सब कुछ नियमित अगर हो जाए तो परेशानी होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और ये ज़रूरी है कि हम एक सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें, क्योंकि ये माहौल इस प्रकार का है, सोशल मीडिया से हो या बाकी रेडियो टेलीविज़न में जिस प्रकार की खबरें आती है, अखबारों में जिस प्रकार की खबरें आती है, बहुत ही नकारात्मक खबरें आती है अलग अलग देशों में, खासकर इटली के संदर्भ में जिस प्रकार की डेथ्स हो रही है वहाँ, तो एक डर की स्थिति है। तो उसके निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि हम सकारात्मक मानसिकता रखें और कुछ ना कुछ सकारात्मक क्रिया में ही खुद को लगाए रखें, खुद को भी और पूरे परिवार बिल्कुल, को। बिल्कुल। तभी जाके हम लोग, तभी ये होगा कि हाँ, और ये इसको एक किस्म से आप लगे कि ये एक व्रत है, ये देश के लिए हमारा व्रत है, और ये इस व्रत में हम सभी इंडिविजुअली ही नहीं, परिवार के रूप में हम रहे, शामिल हो और घर पे रहे अगले जितने दिनों तक हो सके, क्योंकि छुट्टियां हैं और उनको बच्चों को रखना है, संभाल के रखना है, और जितना संभाल के रख पाएंगे, जितना सकारात्मक रूप से रहेंगे हम, उतनी आसानी से हम इस बीमारी से। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक व्रत है, और जैसे व्रत में अन्न का परहेज होता है, उसी प्रकार आप इस व्रत के अंदर भी जिन भी विदेशी, क्योंकि आज हम देखते हैं हर इंसान के संपर्क विदेशी लोगों से होते हैं, अगर आप पिछले दिनों किसी भी विदेशी जन के संपर्क में आए हैं, या बहुत से विदेशी पर्यटक ऐसे भी होंगे जो पर्यटक स्थलों पर आकर चले गए होंगे, तो वहाँ पर इस बीमारी का संक्रमण ज़्यादा फैल सकता है, तो उन्हें ज़्यादा सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी विदेशी महिला या पुरुष के संपर्क में आए हैं, या कोई भी रिश्तेदार आपका विदेश से यहाँ पर आया हुआ है और उसको ऐसी कोई बीमारी है, तो आप अस्पताल तक जाने का परहेज ना करें, अपनी पहचान ना छुपाएं। देखिए, हरियाणा में जो भी केसेस फैले हैं वो इसी वजह से फैल पाए कि जो विदेश से आए थे उन्होंने अपनी समय पर सूचना नहीं दी, और वो केस धीरे धीरे पहले 2 हुए, फिर 4 हुए, और आज शायद 15-16 केसेस अपने हरियाणा में हो चुके हैं। तो वो विदेशी संक्रमण है, वो बाहर से वो चीज़ें आई हैं, तो आप बताने में परहेज ना करें। कोई संक्रमित है और उस सिम्टम्स हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। ओके, आपको संक्रमण है लेकिन आपको सिम्टम्स नहीं है जी। आपके हाथ पे वायरस हो सकता है लेकिन आपको 10, 11, 12 दिन तक रह सिम्टम नहीं है, ये ऐसा हो सकता है। जी जी। तो इसलिए ये सोचना कि भाई मेरे को नहीं है, इसको नहीं है, सबसे मिल लो, इसको तो कुछ दिक्कत नहीं है, मैं इससे मिल लूँ, ऐसा नहीं है। उसके पास संक्रमण है, वो आपको दे गया, आपको डिजीज हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है उसको हुई हो। ओके, लेकिन जब तक पता चले तब तक पता नहीं आप कितनों को बीमारी दे चुके होंगे। ठीक है। इसलिए सबसे ही डिस्टेंस बना के रखनी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप उसको संक्रमण है या नहीं है। लेकिन विशेष तौर पे अभी तक जो हमें ट्रेनिंग्स में जो पता चला है वो ये कि इसकी संरचना के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी को नहीं पता। ये जो बातें अभी तक बताई हैं वो अभी तक जो गाइडलाइंस में जो पता चला है वही हमने आपको बताई है। डेली की डेली जो अपडेट्स आते रहते हैं वो समाचार माध्यमों के रास्ते या फिर सरकार के थ्रू सब जगह पहुँचते रहते हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ऐसा एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट कोई है, विदेश से आया है, तो भी वो दूर रहे उससे। ये हो सकता है कि उसको आज तो उसको कोविड पड़ा हो लेकिन 5 दिन के बाद उसको डिजीज आए, 14 दिन के बाद, लगभग 14 दिन का एपिसोड माना जा रहा है कि इसमें आती है। उसका इंक्यूबेशन पीरियड वो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, किसी किसी में 17 दिन भी मिला है, किसी में कम भी मिला है। तो ऐसा केवल मान के चले कि भाई बीमारी, उसको खांसी जुकाम हो रहा है, वो संक्रमित है तो वो डिजीज है, ऐसा नहीं है। विदेश यात्रा करके आया तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास वायरस हो, वो आपको दे दे और आप संक्रमित हो जाए, व्याधि उत्पन्न हो जाए। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज है उसमें वहाँ कोई छूट नहीं है, वहाँ कोई छुट्टी नहीं है। वो सब मुस्तैद है, तैनात है, काम कर रहे हैं। और ख़ासकर डॉक्टरी पेशा से जुड़े जितने, जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे साथ, और पूरी पेशा पूरे सारे के सारे लोग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। एक इस संदर्भ में सुझाव है कि अकारण या छोटे मोटे कारणों कोई बीमारी है, उस कारण हम जाके बिना वजह आज के दिन जो डॉक्टरी तंत्र है उसको अन्यथा बोझिल ना करे, डिस्टर्ब ना करे। वो उनके पास
अलग अलग प्रकार के टेस्ट और उसको लेके बहुत ज़्यादा बोझ है। हम उनका बोझ और ना बढ़ाए। छोटी मोटी अगर परेशानियां हैं अगले 2-4 दिन में, क्योंकि अभी हमें काम करने जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम घर पे बैठ के आराम करके अगर किसी चीज़ से निजात पा सकते हैं वो हमें करने की ज़रूरत है। छोटी मोटी असुविधा के लिए डॉक्टरों को जाके तंग करना और डॉक्टरी तंत्र को तंग करना, इससे बचने की ज़रूरत है। और इस जगह ये लेना चाहूँगा, हमारे जितने सारे डॉक्टर भाई साहब है, डॉक्टर आपके जरिए हम सभी का धन्यवाद करना, सैल्यूट करते हैं कि एसेंशियल सर्विसेज में जितने सारे हैं सबको सैल्यूट किया। आप इसी मुस्तैदी के साथ काम करते रहे, हम भी आप लोगों के साथ हैं। बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, संयम और संकल्प। और हम देश के सभी नागरिकों का ये दायित्व बनता है कि हम इस महायज्ञ में, इस बीमारी से निजात पाने के महायज्ञ में संयम और संकल्प से काम लें और समाज का एक भी हिस्सा इससे ग्रसित ना हो। उसके लिए सबसे जरूरी है हम सबका सहयोग, हम सबकी सजगता और हम सबकी जागरूकता। जागरूकता से ही हम इस बीमारी से ऊपर आ सकते हैं। आप सब हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।